देखो लास्ट टाइम हमने एक बिंदु से जाने वाली रेखा पढ़ी, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा पढ़ी, ठीक है, यानी दो बिंदु ढाल रूप पढ़ा, एक बिंदु ढाल रूप पढ़ा। दूसरे पार्ट में अपने पास जब जो रेखा है अपने पास, अगर वो एक्स अक्ष को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तब अपने पास उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। अगर वो रेखा अपने पास वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, तब अपने पास उस इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, यदि अपने पास पहली कंडीशन में जब सरल रेखा द्वारा वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड सी हो, तब अपने पास रेखा का जो इक्वेशन है वो क्या बनकर आएगा। देखो यहां से अगर हम बात करें किसकी, इस लाइन की, देखो ये अपने पास निर्देश तंत्र यानी कार्टेशियन सिस्टम है, उसके अपने पास जो रेखा है वो अगर वो वाई अक्ष को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो डेफिनेटली वाई पर काटा गया अंतःखंड हमें मिलेगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है अपने पास, ये वाई पर काटा गया अंतःखंड है, जो ओरिजिन पॉइंट से क्या डिस्टेंस चलता है, वो सी डिस्टेंस चलता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अपने पास जो ए बिंदु हुआ वो 0C लिख सकते हैं, यानी इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी अपने पास, ओरिजिन पॉइंट से सी डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो इस केस में अपने पास क्या बना, ये इसकी क्या हुई, ये तो इसके अपने पास दूरी हुई जो अपने पास मूल बिंदु से सरल रेखा वाई अक्ष को सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और जिसके कोऑर्डिनेट आपका क्या दे रखे हैं, 0C दे रखे हैं। और इसकी जो ढाल है उसको हम m मान लेते हैं। उस केस में रेखा का जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा। लास्ट टाइम हमने देखा कि अपने पास जब बिंदु x1 y1 से रेखा गुजरती थी तो उसकी जो ढाल थी उसको m मानकर हमने एक इक्वेशन बनाया कि y माइनस वाई वन इक्वल एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। उसी से हमें क्या करना है, इसका यूज करना है, यानी इस रेखा को यदि हम L माने तब अपने पास इस L रेखा का जो इक्वेशन बनेगा जो बिंदु A से गुजरती है और जिसकी ढाल क्या है, स्मॉल m है, तब अपने पास रेखा का बनने वाला जो इक्वेशन है वो देखो क्या बनेगा अपने पास, सरल रेखा L बिंदु A 0C से होकर जाती है, जिसकी ढाल स्मॉल m है। तब हमने देखा है कि एक बिंदु से जाने वाली रेखा का जो समीकरण है और जिसकी ढाल क्या होती है, स्मॉल m हो, उस केस में अपने पास बनने वाला जो रेखा का समीकरण है y माइनस वाई वन इक्वल एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है, ठीक है। तो ये हमने पहले लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन है उसी प्रोसेस में ले जाएंगे कि इसकी जो ढाल है वो m है और बिंदु आपको दे रखा है 0C। तब अपने पास जो रेखा L आपको दे रखी है वो y अक्ष पर प्रतिच्छेद करने की कंडीशन में इसका इक्वेशन बन के आएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन हम कहा लेंगे कि अपने पास अगर किसको प्रतिच्छेद कर जाए, x अक्ष को प्रतिच्छेद कर जाए, तब अपने पास इसका इक्वेशन क्या बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से अपने पास हम अप्लाई कर सकते हैं कि जो रेखा L आपको दे रखी है उसकी ढाल स्मॉल है और बिंदु क्या है, 0C से होकर जाती है। तो यहाँ पर अपने पास एक बिंदु और ढाल से जाने वाली रेखा का समीकरण हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास बना y माइनस के सी इक्वल एम इंटू एक्स माइनस के 0, क्योंकि x1 y1 की जो वैल्यू है वो देखो यहाँ से अपने पास x1 0 है, y1 क्या है c, ठीक है। तो इस केस में अपने पास जो वैल्यू बनी y माइनस सी इक्वल बना mx, इस c को उधर ट्रांसफर कर दें तो अपने पास क्या बना mx प्लस c, और यही उस रेखा का समीकरण है जो आपको y अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है। तब अपने पास जिसकी जो ढाल है वो m और अपने पास c इसका अंतःखंड कहलाता है। यहाँ पर अपने पास कंपैरिजन करके किसी भी क्वेश्चन की प्रवणता यानी ढाल और उस पर y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड को हम डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ m क्या है, यहाँ जो m है वो आपके पास ढाल है और c क्या है अपने पास, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ठीक है। देखो इस प्रकार से अपने पास एक इक्वेशन बना। सेकंड इक्वेशन जो बनेगा वो इक्वेशन अब की बार क्या हो, अगर ये रेखा इधर ना होकर इस एक्स एक्सिस को क्या करे, इंटरसेप्ट करे, प्रतिच्छेद करे, तब अपने पास बनने वाला इक्वेशन क्या बनेगा। देखो नेक्स्ट देखें, अप्लाई करें। जब अपने पास क्या हो, ये अब की बार एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करे, ठीक है। तो यहाँ से हमने y को हटा दिया और कोई भी अंतःखंड मान लो c लिया है तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या ले ले, d ले ले, ठीक है। तब अपने पास जो इक्वेशन है वो क्या बनकर आएगी। देखो डायग्राम देखेंगे, पहले डायग्राम से वैल्यू कैसे बनती है।
एक कार्टेशियन सिस्टम में हमने लाइन के पॉइंट को सेट किया, ठीक है। देखो ये अपने पास कोई लाइन है जिसको हमने एल नाम दिया है, ठीक है। अगर वो एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है तो डेफिनेटली एक्स अक्ष पर उसकी वैल्यू होगी, और वैल्यू को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख देते हैं, यानी अपने पास जिसको निर्देशांक दे देते हैं, इसको हम डी लेट कर लेते हैं, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेगा, d0 बनेगा। क्लियर। तो इसकी जो ढाल है उसको हम स्मॉल m ले लेते हैं। उस केस में अपने पास स्मॉल m और एक्स अक्ष पर करने वाली प्रतिच्छेद जो d0 पर प्रतिच्छेद करती है, उस केस में आने वाला जो इक्वेशन है वो किस प्रकार से बनेगा। देखो सरल रेखा L बिंदु B d0 से होकर जाती है, जिसकी ढाल स्मॉल m है। तब जो रेखा का समीकरण बनता है, यानी एक बिंदु और ढाल से जाने वाली रेखा का समीकरण, तो वो बनेगा अपने पास y माइनस की y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1। वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है। तो देखो वैल्यू क्या बनेगी, y माइनस की 0 इक्वल m इंटू x माइनस के d, यानी y इक्वल बना m x माइनस d, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से अपने पास y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड जब d हो तो उस केस में अपने पास रेखा का जो इक्वेशन होगा y इक्वल m इंटू एक्स माइनस डी, ठीक है। और अगर वो रेखा अपने पास किस प्रकार प्रतिच्छेद कर जाए, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, तो अभी हमने इसको डिफाइन किया है y इक्वल एम एक्स प्लस सी। देखो यहाँ से अपने पास क्या है, जो दो इक्वेशन बने हैं, एक तो y इक्वल एम एक्स प्लस सी है और दूसरा पार्ट है y इक्वल m इंटू एक्स माइनस टी है। दोनों केस में अपने पास जो सबसे इजी इक्वेशन है, यानी हम कह सकते हैं जिसकी ढाल और जो काटा गया अंतःखंड डायरेक्टली जो आता है वो किस पर आता है अपने पास, इस केस में आ सकता है। इसलिए हम ज्यादातर जो इक्वेशन यूज करते हैं y इक्वल एम एक्स प्लस सी का करते हैं, क्योंकि वहां पर ढाल डायरेक्टली आपको मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो ढाल है वो x का कोफिशिएंट और अपने पास जो अंतःखंड है वो डायरेक्टली नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इक्वेशन किसका यूज करते हैं, y इक्वल एम एक्स प्लस सी का ही यूज करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट अपने पास, अभी हमने देखा कि अपने पास जो रेखा है वो x अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है, तब उसका इक्वेशन अलग टाइप से बना। अगर वो y अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है तो उसका इक्वेशन अलग टाइप से बना। अगर सरल रेखा दोनों अक्षों पर प्रतिच्छेद कर जाए, इंटरसेप्ट कर जाए, तब उसका इक्वेशन किस फॉर्म में बनेगा वो हमें फाइंड आउट करके लाना है, और उसी को हम बोलते हैं अंतःखंड रूप, यानी रेखा का अंतःखंड रूप, क्योंकि वो डायरेक्टली अपने पास जो अंतःखंड है वो x पर भी है और y पर भी है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट वाला जो अपने पास इक्वेशन बनेगा वो अंतःखंड रूप है आपका। देखो नेक्स्ट अपने पास है अंतःखंड रूप, जिसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो यहां से अपने पास अंतःखंड फॉर्म निकालते हैं, तो हम मान लेते हैं कि अगर x पर काटा गया अंतःखंड a है, y पर काटा गया अंतःखंड b है, तो उस केस में जिसके कोऑर्डिनेट बनेंगे वो किस प्रकार से बनकर आएंगे। हम मान लेते हैं, माना सरल रेखा L, कोई भी L मान लिया, द्वारा x अक्ष तथा y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः A तथा B है। तब देखो अगर अपने पास x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड A और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड B हो, उस केस में अपने पास जो लाइन है इंटरसेप्ट करती है x और y को, तो उसके कोऑर्डिनेट बनेंगे, और कोऑर्डिनेट बनने से अपने पास दो बिंदुओं से जाने वाली जो रेखा है उसको हम डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखो डायग्राम बनाए तो किस प्रकार बनकर आएगा अपने पास। देखो ये अपने पास कोई लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट अपने पास बना, ये पॉइंट बना, x पर काटा गया a, तो इसका मतलब डेफिनेटली a, 0 बनेगा, और y पर काटा गया b है तो 0, b बनेगा, ठीक है। ये हमने ले लिया a पॉइंट और ये b पॉइंट। इस केस में अपने पास
आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट की जगह सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें टोटली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव होती है। अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट करते हो तो नेगेटिव इक्वेशन आएगी, और अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हो तो इसका मतलब पॉजिटिव इक्वेशन आएगी। यानी इस केस में इस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि अपने पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर इसको अप्लाई करते हो तो उस केस में नेगेटिव वैल्यू फिर डिफाइन करनी पड़ेगी। वहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमें इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट करें या फिर नेगेटिव वैल्यू पुट करें। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपने पास इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बना दिया है। ठीक, इस केस में अपने पास इसकी हम ढाल निकाल सकते हैं रेखा की जो ढाल है अपने पास दो बिंदुओं के कॉन्टेक्ट से आएगी, क्योंकि हमने दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का क्या पढ़ा है, ढाल पढ़ी है। तो अपने पास इस रेखा L की जो इक्वेशन बनेगी, यानी सरल रेखा L या हम कहें कि AB की ढाल दो बिंदुओं से जाने वाली है, इसलिए अपने पास इसको क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। आप यहाँ पर इक्वेशन निकालने के लिए एक और फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, वो आपके पास है y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, यानी दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। उससे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उस इक्वेशंस को बना के ला रहे हैं जो एक्स एक्स और वाई एक्स पर डायरेक्टली जो अंत्यखंड काटा गया है उसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली डिफाइन हो, यानी हम डायरेक्टली उस पॉइंट को बता सकते हैं जो एक्स एक्स पर काटा गया है और वाई एक्स पर काटा गया है रेखा द्वारा वो बिंदु। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका अंत्यखंड फॉर्म लेके आ रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास इस रेखा की क्या निकालने हैं, ढाल निकालने। तो अपने पास जो पॉइंट दे रखा है, देखो वो पॉइंट क्या है, ये वाला पार्ट है। तो चाहे इसको x1 x2 यानी x1 y1 और ये x2 y2 बना सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनी वो क्या बनी, 0 माइनस के b बाई a माइनस के 0, यानी माइनस के b बाई a। ये आपके पास क्या बन गया, m की वैल्यू बनी, यानी इसकी ढाल आ चुके हैं। इस ढाल को आप डायरेक्टली दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर इसकी ढाल है और अपने पास दो बिंदु है, तो किसी भी बिंदु का आप यूज करते हुए एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं, जिसकी जो ढाल है वो क्या है, स्मॉल m है। उस केस में आप इस रेखा का समीकरण डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से हम चाहे तो इस बिंदु का यूज करें, चाहे इस पॉइंट का यूज करें, इन दोनों पॉइंटों में से किसी भी पॉइंट्स का यूज कर ले तो भी अपने पास एक जैसा ही इक्वेशन बनकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप किसी भी इक्वेशन यानी किसी भी पॉइंट्स को अप्लाई करें तो आप एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें कि सरल रेखा L बिंदु हम ले लेते हैं, मान लो A माना, A से स्टार्ट कर दिया हमने इसको। ठीक है, अगर A से अप्लाई कर रहे हैं तो आप B से अप्लाई कर सकते हैं, वैल्यू आपकी वही बनेगी। ठीक है, से होकर जाती है जिसकी ढाल आपको दे रखी है m इक्वल माइनस के b बाई a है। ठीक है, तब जो इक्वेशन बनेगी अपने पास एक बिंदु से जाने वाली, उसको हम जानते हैं कि y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। इससे अप्लाई कर सकते हैं, आप दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि m को आप हटाएंगे तो सब क्या लगाएंगे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, इसमें वैल्यू अप्लाई कर दी y माइनस की, तो ये बना अपने पास 0 इक्वल m की वैल्यू है माइनस की b बाई a और x माइनस a। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनी वो क्या बनी, y इक्वल माइनस के b बाई a x माइनस a। लेकिन अभी अपने पास जो कांस्टेंट वैल्यू है बिखरी हुई है। ठीक है, तो उनको एक जगह इकट्ठा करके हम क्या करते हैं, x और y के जो कोफिशिएंट है उनको एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखो इसका हमने यूज कर लिया है। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशंस का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ये वाला पार्ट आपके पास है y इक्वल माइनस के b बाई a और x माइनस a। ठीक है, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, ये बना a y इक्वल माइनस के b x माइनस a, माइनस b को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये बना a y इक्वल माइनस के b x प्लस के a b। ठीक है, ये बनकर आया। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू को आउट करना है और जो अपने पास वेरिएबल दे रखे हैं उन वेरिएबल के पार्ट्स को क्या करना है, एक जगह कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अपने पास इसको इधर लिया है, तो bx प्लस के ay इक्वल क्या बना, ab, यानी माइनस के bx को इधर लाए तो पॉजिटिव बन गया। ठीक, अब देखो यहाँ से अपने पास टोटली कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या करें, हम टोटल पार्ट में ab से डिवाइड कर देते हैं ताकि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है x और y से फ्री हो जाए। ठीक, या x y के पार्ट में जो आपको दे रखा है कि कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन,
वो इसमें अपने मल्टीप्लिकेशन के साथ नीचे चले जाए। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में डिवाइड कर रहे हैं। तो बी एक्स प्लस के ए वाई बाई ए बी इक्वल ए बी बाई ए बी। ठीक है, दोनों तरफ हम कह सकते हैं कि हमने ए बी से क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ से ये सेपरेट हो जाएगा, एक बार बी एक्स के साथ हमने डिवाइड किया प्लस एक बार इस ए वाई के साथ इसको डिवाइड किया, इक्वल 1 बन जाएगा। यहाँ से b से b कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हुआ, तो ये बना x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल 1। और यही आपका क्या है, रेखा का समीकरण है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है वो x के नीचे आया है, एज इट इज अपने पास दे रखा है। दूसरा पार्ट अपने पास y अक्ष के नीचे जो पार्ट आपको देख रहा है कांस्टेंट वैल्यू, वो b पार्ट आपके पास यहाँ पर। इसका मतलब हम डायरेक्टली कह सकते हैं किसी रेखा के समीकरण को अगर हम उसके अंतःखंड रूप में चेंज कर दें तो उसके काटे गए जो अंतःखंड है वो डायरेक्टली हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? देखो इसका हम यूज कैसे करेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं इसका कि इसका यूज कैसे कर पाएंगे हम। मान लो कि आपके पास कोई लाइन है 2x प्लस के 3y इक्वल 6। ठीक है, ये आपको दे रखी है और आपको पूछा गया है कि अपने पास x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए जो अंतःखंड है वो किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है आउट है, तो हमारे पास भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर है। ठीक है, अगर वो कांस्टेंट वैल्यू बाहर नहीं है तो उसको क्या करेंगे, हम पक्षांतरण करके या ट्रांसपोर्टेशन करके उसको आउट कर देंगे। ठीक है, तो इस केस में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 2x प्लस की 3y बाई 6 लिख लेंगे और 6/1 6/6, यानी यहाँ पर हमने दोनों पार्टों में 6 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इस केस में अपने पास 2x/6 हुआ प्लस के 3y/6 हुआ इक्वल क्या बनेगा 1, और यहाँ से बना x/3 प्लस के y/2 इक्वल 1। इस तरीके से अपने पास ये रेखा का इक्वेशन बन गया। यहाँ हम कह सकते हैं कि x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 3 है और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 2 है। तो देखो इसका हम डायग्राम भी बना सकते हैं जैसा हमने पहले किया था। अगर इसके डायग्राम की बात करें हम, तो देखो यहाँ से अपने पास ये लाइन है, ये x अक्ष पर काट रही है 3, तो 3 0 हो जाएगा, और y अक्ष पर काट रही है तो 2 तो 0 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इस इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं कि काटे गए जो अंतःखंड है किस प्रकार से डिफाइन करें। क्लियर?